Thanks for watching अभ्यास सफलता। I am अभिषेक मिश्रा। So आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं वीडियो अभी अपलोड करने वाला था नहीं, क्योंकि आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो थोड़ा ऐसा हो गया कि मेरे को वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है। जैसे कि अभी आप लोग देख ही रहे होंगे, करंट में एक बात ट्रेंडिंग चल रही है, क्लेम ट्रेंडिंग चल रहा है कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जो थे वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो इसी को लेके कॉन्ट्रडिक्शन वाला जो कमेंट है, और आप लोग आजकल देख ही होंगे, पता ही होगा कि ये किसका कमेंट है। ये पार्टी के एक कैंडिडेट है जिन्होंने इस बात को क्लेम किया है कि हमारे देश के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, ये क्लेम किया गया है। ठीक है, सो वीडियो इसी बारे में है कि क्लेम और फैक्ट में अंतर है। ठीक है, उन्होंने जो क्लेम किया जिस बात को और जो सच्चाई है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो हम लोग उसी चीज को लेके इस ये टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरे को ये क्वेश्चन भी किया था, सर कि आप इसमें एक्चुअली है क्या, हम लोग तो ये पढ़ते हैं ऐसा क्यों, तो फिर ये क्या है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं, आजकल रील्स सभी देख रहे हैं, रील्स में कुछ भी दिखाया जा रहा है, कोई कुछ भी बिलीव कर ले रहा है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो को मेरे को अपलोड करना पड़ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा ये रिस्पांसिबिलिटी भी है, क्योंकि मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ। एज ए इंडियन सिटीजन अपनी हिस्टोरिकल लेगेसी को प्रोटेक्ट करना ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, तो मैं वो कर रहा हूँ एज अ टीचर भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो जो है वो है आपका टॉपिक यही है कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लेम और फैक्ट के बीच में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं मैटर को, कि क्लेम क्या किया गया है और क्लेम के साथ फैक्ट कितना मैच करता है और फैक्ट क्या है, हकीकत क्या है। ठीक है, तो ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बात क्लियर करना चाहूंगा। ये जो वीडियो है, ठीक है, ये किसी भी इंसान को क्या बोलेंगे, उसको नीचे दिखाने या मैं उसको डाउन करने के लिए नहीं बनाया गया या बना रहा हूँ। ठीक है, सबकी अपनी इक्वल रिस्पेक्ट है। हमको पता है हमारे सारे फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए इंडिया के लिए। ठीक है, बट जो चीज यहाँ पे क्लेम की जा रही है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग एक टॉपिक है कि उस बात में कितनी सच्चाई है। ठीक है, तो आई होप आप इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और सही चीज जानेंगे, क्योंकि आंख बंद करके विश्वास करना किसी भी चीज के ऊपर, चाहे वो कोई भी चीज हो, कहीं से भी रिलेटेड हो, ये सबसे पहली गलती है जो हम लोग को लाइफ में कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो अगर मैं आपको बात करूं उस क्लेम की, ठीक है, तो उस क्लेम को तो ऑलरेडी, मेरी बात छोड़ दीजिए, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ग्रैंड नेफ्यू थे, ठीक है, उन्होंने खुद ही खारिज कर दिया है। ठीक है, मेरे पास उनका ट्वीट किया हुआ स्क्रीनशॉट है। ठीक है, मैं वो आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ, साथ साथ ये न्यूज में भी आ चुका ऑलरेडी। ठीक है, मैं आपको सबसे पहला जो आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं वो इंडिया टुडे का है। ठीक है, जिसके ऊपर लिखा गया है, नेताजी फैमिली रिबर्थ कंगना रनौत ओवर इंडिया ओवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रिमार्क, नेताजी सुभाष चंद्र बोस फैमिली condemned actor turned politician Kangana Ranaut for calling the former मतलब यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बोला गया the prime minister of India। ठीक है, इसी को लेके उन्होंने रिप्लाई किया है, टॉकिंग टू एक्स मतलब आपको पता ही है ट्विटर एक्स हो गया। नेताजी ग्रैंड नेफ्यू चंद्र कुमार बोस सेड नो वन शुड डिसॉर्ट हिस्ट्री, नो वन शुड डिसॉर्ट हिस्ट्री मतलब उन्होंने बोला है कि हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के पेश मत कीजिए। ठीक है, इसका मैं आपको हिंदी वर्जन भी बता देता हूँ, मेरे पास हिंदी वर्जन भी है। ठीक है, जो कि हिंदी न्यूज में भी आया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज तक का ये रिपोर्ट है। ठीक है, इसमें उन्होंने हेडलाइन दिया हुआ है, अपनी राजनीति के लिए इतिहास खराब ना करें। ठीक है, उसी बात को ट्रांसलेट करके यहाँ पे दिखाया गया है। सुभाष चंद्र बोस के पोते ने लगाई कंगना को फटकार, चंद्र कुमार बोस ने कंगना को फटकार लगाते हुए कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक राजनीतिक विचारक, सैनिक, राजनेता, दूरदर्शी थे। वो एकमात्र ऐसे नेता थे जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारत के सभी समुदायों को एकजुट कर सकते थे। मतलब बोलने का मतलब है उन्होंने साफ साफ कंगना के क्लेम को खारिज कर दिया है। समझ में आई बात? ठीक है, उन्होंने साफ साफ ये चीज मना कर दिया है कि नेताजी हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ये बात गलत है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो ये जब ये बात गलत है तो ये बात आई कहां से? ठीक है, और कहा जाता है ना आधा अधूरा जानकारी सबसे खतरनाक होता है, तो वही भारी पड़ गई है कंगना जी पे। तो चलिए, तो इसी चीज को आज समझने वाले हैं। ठीक है, कि एक्चुअली में फैक्ट क्या है, उसका बेसिक हिस्ट्री क्या है, कहां से ये बात उठी। ठीक है, कहां से ये बात उठी कि ये, जैसे कि आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, रील्स में ऐसा दिखाया भी जा रहा होगा,
बट उसका बैकग्राउंड क्या है, ये इसका जो रेलेवेंस है वो कहाँ पे है, वो चीज हम लोग आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो देखिए क्लेम क्या किया गया वो देख लीजिए। क्लेम ये किया गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये क्लेम किया गया है, ठीक है। फैक्ट क्या है, पंडित जवाहर लाल नेहरू was the first democratically elected prime minister of India। तो ये है क्लेम, ये है फैक्ट। अब हम लोग इसके बैकग्राउंड को जानते हैं कि क्यों ये बात उठ रही है, ठीक है, और क्या इसका बैकग्राउंड है, ठीक है, उस चीज के ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको, देखिए मैं बात हवा में नहीं करूंगा, मैं आपको एविडेंसेस दूंगा, ठीक है, वो आप खुद भी पता कर सकते हैं, बेसिक चीजें ये, ठीक है। तो मेरे पास अभी हाथ में मैंने एक बुक रखी हुई है, मॉडर्न हिस्ट्री की एक बुक है, ठीक है, क्लास 12 की बुक है, ठीक है। उसके मैं आपको यहाँ पे पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन हम लोग तो पूरा पढ़ने यहाँ पे है नहीं, उससे रिगार्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा, दूसरे वीडियो बनेगी। बट यहाँ पे मैं हम लोग बात करेंगे आईएनए, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जहाँ नाम आएगा वहां पे आईएनए का बात आएगा, आईएनए का बात आएगा, ठीक है। हम लोग बात करेंगे आईएनए, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज, ठीक है, उसके रिगार्डिंग ये मतलब ये मैटर घूमता है, ठीक है, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर मैंने ये यहाँ पे रोल ऑफ आईएनए गवर्नमेंट, इस पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे और इसका बैकग्राउंड है, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको पूरा जो है ये चैप्टर, ये पेज या पूरा का पूरा बुक तो नहीं भेज सकते ना हम आपको, ठीक है, मैं भेज दूंगा या, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रोल ऑफ आईएनए गवर्नमेंट में पॉइंट किया गया है आजाद हिंद गवर्नमेंट। पहला पॉइंट जो देख पा रहे हैं आप, आजाद हिंद गवर्नमेंट, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ऑन 21 अक्टूबर 1943 सुभाष अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ फ्री गवर्नमेंट। कह रहा है कि 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी ने एक आजाद गवर्नमेंट की स्थापना की, जिसको बोला गया आजाद हिंद गवर्नमेंट, ठीक है, इसका नाम दिया गया आजाद हिंद गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या ये इंडिया के अंदर स्टैब्लिश की गई थी, क्या ये इंडिया के अंदर उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया था? तो ये सिंगापुर में किया गया था, ठीक है। सिंगापुर उस समय जो है वो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर का एक टेरिटरी हुआ करता था, ये भी इंडिया के जैसे एक कॉलोनी थी, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने इस गवर्नमेंट को फॉर्म किया, ठीक है। दिस गवर्नमेंट डिक्लेयर वॉर्स अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑन 23 अक्टूबर। उसके बाद उन्होंने अपना जो वॉर है अंग्रेजों के खिलाफ वो शुरू कर दिया। उसके बाद हम लोग जानते ही हैं, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा 7th क्लास, हर बच्चे को पता है आजकल, ठीक है, उनके बारे में। तो ठीक है, विद इन अ फ्यू डेज द 9 नेशन अकॉर्डेड पॉलिटिकल रिकॉग्निशन टू दिस गवर्नमेंट। तो उसके बाद ही क्या हुआ, 9 देशों ने क्या किया, इस गवर्नमेंट को मान्यता दे दी वहां पे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 6 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये भी रिलेटेड है इस टॉपिक से। ऑन 6th of November 1943 द जापानीज प्राइम मिनिस्टर तोजो फॉर्मली हैंडेड ओवर द 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स टू द आईएनए गवर्नमेंट। ऑन 31 दिसंबर नेताजी रिनेम्ड दिस आइलैंड्स एज शहीद एंड स्वराज, ठीक है। तो ये है आपका बात, ठीक है, कि जहां पे उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, कहां पे बनाई, अंडमान निकोबार के आइलैंड्स में और सिंगापुर में, ठीक है। अब मैं, और हो सकता है आपको इस एक आप बोल सकते हैं कि सिर्फ एक बुक में लिखा है, बुक में किसी, मेरे पास और भी एविडेंसेस है, ठीक है। मैं आपको कुछ ऑफिशियल साइट्स के ऊपर का डाटा भी पढ़ के सुना देता हूं। एक्चुअली तो क्लास 12 की बुक है ना, हम लोग तो थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं, तो हम लोग आइए थोड़ा आईएएस लेवल वाला टॉपिक्स से समझते हैं इसको, ठीक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेरे पास एक पीडीएफ है, ठीक है, ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले समझिए, यहाँ पे आपको जो पॉइंट दिख रहा है उसमें लिखा होगा ये जो आपका जो गवर्नमेंट है, और सेम बात ही लिखा हुआ है, ठीक है। ऑन 21 अक्टूबर 1943 द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड। अब जब मैं आपको बुक में भी दिखा दिया, यहाँ पे दिखा दिया, मैंने एक वर्ड बोला, क्या बोला था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। आप लोगों ने शायद उस पे ध्यान दिया या नहीं वो समझिए, यही वर्ड बहुत मायने करता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। सबसे पहले तो चीज को आगे बढ़ने से पहले आपको ये प्रोविंस मतलब समझना होगा। अगर आप लोगों ने इस प्रोविंस के मतलब को समझ लिया तो आपको ये सारा जो झमेला है वो यहीं पे। प्रोविंस क्या है, प्रोविंस एक सब डिवीजन है, ये क्या, यहाँ पे एक लोकल गवर्नमेंट स्टैब्लिश होती है, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ लोकल गवर्नमेंट। जैसे समझिए क्या होता है, जैसे आप लोग जानते हैं इंडिया एक कंट्री है, ठीक है, इंडिया एक कंट्री है,
इसको हम लोग 28 स्टेट्स में बांटते हैं, ठीक है। स्टेट्स मतलब होता है राज्य, इसको 28 राज्यों में हम लोग बांटते हैं, कॉमन सा चीज है। तो पहले क्या होता, ब्रिटिश एरा में ये स्टेट्स ना होके इनको प्रोविंसेस बोला जाता था। प्रोविंसेस मतलब पूरे ब्रिटिश एम्पायर को उन्होंने अलग अलग प्रोविंसेस में बांटा हुआ था। जैसे अभी भी कुछ कंट्री यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे, इन सम कंट्रीज प्रोविंसेस हैव डिफरेंट नेम, ठीक है, जैसे डिपार्टमेंट इन फ्रांस, कैंटोन इन स्विट्जरलैंड, स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया में इनको स्टेट्स बोलते हैं। इंडिया में भी सिमिलर है, हम लोग स्टेट बोलते हैं। तो ये हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे प्रोविंस का मतलब हुआ ये क्या है, एक लोकल इलाका, यानी एक कंट्री का एक पार्ट का बात हो रहा है, पूरा कंट्री का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग लोकल की बात कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो मेरा अगला जो जिस पर हम लोग थे उस पीडीएफ को वापस आते हैं, देखते हैं। तो देखिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपको प्रोविंशियल का गवर्नमेंट का मतलब समझ में आया कि लोकल गवर्नमेंट। अब हम लोग आते हैं इस पीडीएफ पे क्या बोल रहा है। आजाद हिंद वाज एस्टैब्लिश्ड अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट originating outside India by Indians against the British imperialism, ठीक है। आजाद हिंद फौज जो है वो स्टैब्लिश की गई थी, मतलब राजनीतिक मूवमेंट था, पॉलिटिकल मूवमेंट था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, जो कि इंडिया के बाहर स्टैब्लिश किया शुरू किया गया, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जो है इसके फोरमोस्ट लीडर थे, ठीक है। ये हम लोग और डिटेल में कहां पढ़ेंगे, जब मैं आपको आईए में पढ़ाऊंगा, ठीक है, तब हम लोग और अच्छे से करेंगे। हम लोग आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। It was established with financial, political and military support from Imperial Japan. इसको बनाने में जापान ने मदद की थी, ठीक है, फाइनेंशियली भी और मिलिटरीली भी। The political movement was spearheaded by Bose, ठीक है, इसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लीड किया, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, उसके साथ उनके और भी दूसरे कंट्रीज जो एक्सिस जो कंट्रीज थे उन्होंने भी सपोर्ट किया इनको, ठीक है। आगे देखते हैं, द इंडियन नेशनल आर्मी वाज द आर्मी ऑफ आजाद हिंद गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट काम करती थी उसका नाम था आजाद हिंद गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं। आजाद हिंद गवर्न स्टेट, ये जो मेन बात है यहाँ पे, आजाद हिंद स्टेट क्लेम टू एंटायर सब कॉन्टिनेंट एज इट्स ओन, बट इन एक्चुअली इट गवर्न इंडियन मिलिट्री एंड सिविलियन पर्सन इन द साउथ ईस्ट एशियन ब्रिटिश कॉलोनियल टेरिटोरी। यही है पूरा फैक्ट। क्या बोल रहा है, आजाद हिंद फौज जो थी, नेताजी जो थे, ठीक है, उन्होंने ये जो आजाद हिंद गवर्नमेंट थी, क्लेम तो ये करती थी कि इसका पूरे भारत के ऊपर कब्जा है, ठीक है, पूरे भारत के ऊपर ये गवर्नमेंट है। बट एक्चुअली क्या ये था, ऐसा नहीं था। पूरे इंडिया को उस समय कौन चला रहा था, ब्रिटिश चला रहे थे, उन्होंने कब्जा कर रखा होता है, ये सबको पता है, ठीक है। तो ये जो हकीकत क्या है कि ये जो गवर्नमेंट थी ये सिर्फ इंडिया के नॉर्थ, इंडिया के जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है वहीं पे काम करती थी, ठीक है, वहीं पे इसका चल रहा था काम वाम जो भी है, ठीक है, ये गवर्नमेंट वहीं पे काम कर रही थी, ठीक है। अब देखिए, आफ्टर द अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड द पार्ट्स ऑफ नागालैंड मणिपुर वेर कैप्चर्ड बाय जापान इन 1943, जब मणिपुर, नागालैंड और अंडमान निकोबार को कैप्चर किया जापान ने, तो उन्होंने क्या किया, इनको भी हैंडओवर कर दिया, इसको यानी आजाद हिंद गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दिया, बोला कि आप इसी को रन करिए, ठीक है। ये कहां, ये सब टेरिटरीज है, ठीक है, ये इंडिया नहीं, इंडिया की टेरिटरीज है जो कि ब्रिटिशर कॉलोनीज है, ठीक है, जिनको कैप्चर करके आपका क्या किया जा रहा है, एज अ गवर्न किया जा रहा है, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट किया जा रहा है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं द नॉमिनल अथॉरिटी दिस रीजन वाज गिवन द आजाद हिंद, दिस आइलैंड वर नेम्ड शहीद एंड स्वराज, जो चीज मैंने आपको बुक में भी दिखाया, सेम वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि ये जो आजाद हिंद गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंट काम करती थी, कुछ हिस्टोरियन का भी बिलीफ है कि वो जापान की हेल्प के थ्रू काम करती थी, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके डिप्लोमेटिक टाइज थे नाजी जर्मनी, इटालियन सोशलिस्ट रिपब्लिक के साथ, ठीक है। ये आगे देखिए क्या बोल रहा है, सुभाष चंद्र बोस वाज द प्राइम मिनिस्टर, ये देख लीजिए यहीं पे बात जो है वो प्रूफ हो जाता है, सुभाष चंद्र बोस वाज प्राइम मिनिस्टर, मतलब क्या, वो इस इलाके के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने खुद को डिक्लेयर किया था। समझ में आया बात, डिक्लेयर करने में और इलेक्टेड होने में डिफरेंस होता है। प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड, समझ में आ रहा बात, जब हम इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं तो हम इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात करें, जो कि फर्स्ट इलेक्शन वो पता है 1950-51 में हुआ था, ठीक है। तो वहीं पे आ जाता है डिफरेंस, वो प्राइम मिनिस्टर तो थे बट नॉट द कंट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, ठीक है। वो इस आजाद हिंद गवर्नमेंट, ये जो इलाके थे जहां पे आजाद हिंद गवर्नमेंट का रूल चल रहा था, वहां पे वो एज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट लीड कर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा एस ए अय्यर वाज द मिनिस्टर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड पब्लिसिटी, ठीक है। लेफ्टिनेंट कर्नल ए सी चटर्जी वाज द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। तो ये है हकीकत, ठीक है, ये है हकीकत जो कि दिखाया जा रहा है आपको। वो प्राइम मिनिस्टर कहां के थे, इन टेरिटरीज को रूल कर रहे थे एज अ आजाद हिंद गवर्नमेंट, समझ में।
अब आप बोल सकते हैं कि भाई इस हिसाब से तो उनको प्राइम मिनिस्टर बोल देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट रूल ही कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात समझिए, सिर्फ इकलौते वो नहीं थे जो एक लोकल गवर्नमेंट चला रहे थे, इसके अलावा भी इंडिया में हर जगह देखिए क्या था, उसमें क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था इंडिया के अंदर जगह जगह पे, ठीक है, जगह जगह पे क्या हो रहे थे, लोग क्या कर रहे थे, जैसे कि मैं आपको एक पीडीएफ और दिखा देता हूं, ठीक है, हम लोग फैक्ट के बेसिस पे बात करेंगे, हवा में बातें नहीं करेंगे, ठीक है। इंडिया के अंदर देखिए, जैसे आप चार्ट देख पा रहे होंगे, पैरेलल गवर्नमेंट ड्यूरिंग मूवमेंट, मतलब जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी तो बहुत सारी पैरेलल गवर्नमेंट काम करती थी, यानी लोकल गवर्नमेंट काम कर रही थी। क्या होता था, जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो क्या करते थे, जगह जगह को कैप्चर कर लेते थे और वहां पे वो अपनी खुद की गवर्नमेंट चलाते थे, ठीक है। ये इंडिया के बहुत सारे इलाकों में, जैसे आप देख सकते हैं बलिया में चिट्टू पांडे चलाते थे, सतारा में नाना पाटिल और वाईवी छावन, तमलुक यही वेस्ट बंगाल, ठीक है, वहां पे जातीय सरकार चलती थी जिसके हेड सतीश सामंत थे और विद्युत वाहिनी थे, ठीक है, और तलचेर उड़ीसा में लक्ष्मण नायक। तो ये सब लोग भी क्या कर रहे थे, अपनी खुद की लोकल गवर्नमेंट चला रहे थे। अब हम बोल देंगे कि इनको भी भाई प्राइम मिनिस्टर मान ही लो, ठीक है, अगर ऐसा है क्लेम है तो उनको भी प्राइम मिनिस्टर मान लो, ये लोग उस हिसाब से तो आज ममता बनर्जी आपका जो वेस्ट बंगाल चला रही है, उनको भी प्राइम मिनिस्टर मान लीजिए, है ना। अगर आपको लोकल गवर्नमेंट को मानना है तो उनको भी प्राइम मिनिस्टर मान लो भाई, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता ना, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, हु इज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, ठीक है। तो ये है फैक्ट, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं जो मैं आपको यहाँ पे देखिए, और जो मैं बोल रहा था उस चीज को और मैं डिटेल से क्लैरिफाई कर देता हूँ आपको। मेरे पास दो और प्रूफ्स भी हैं, ठीक है, जो मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात कर रहा था कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट चला करती थी उस समय, ठीक है। तो सबसे पहला जैसे आप देख सकते हैं इन तमिलनाडु, ठीक है, सब डिवीजन ऑफ पूर्वा मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट एंड इंडिपेंडेंट पैरेलल गवर्नमेंट कॉल्ड तमिलनाडु जातीय सरकार or the Tamluk national government was organized on December 17, 1943. This government lasted for the 2 years till August 31st, 1944. मतलब ये गवर्नमेंट भी चलती थी, लोकल गवर्नमेंट, समझ में आ रहा है। यहाँ पे तामलुक में भी, जिसको तामलुक जातीय सरकार बोला जाता है, ठीक है, तो वो भी काम करती थी। इसके अलावा मैंने आपको दूसरा बताया, यहाँ पे देख सकते हैं आप, in 1943 the third phase of movement, मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट का जब बात हो रहा है, the establishment of प्रति सरकार और the parallel government under the leadership of Kranti Sinha Nana Patil, the British administrative system in the district virtually collapsed, and the Prati Sarkar ran its administration till 1946, raising all efforts by the colonial administration to replace its rule. मतलब बेसिकली बोलने का मतलब क्या है कि वो भी यहाँ पे भी जो है वो लोग अपना एक सीक्रेट लोकल गवर्नमेंट चला रहे थे, ठीक है। बट हमें अब यही बात यहाँ पे जो है आप समझ सकते हैं कि प्रूफ हो जाती है कि लोकल गवर्नमेंट और हम जब बात करें कंट्री की, ठीक है, तो उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। और हिस्ट्री आपको बाकी जो फैक्ट है वो तो आपको पता ही है, ठीक है, कि आप देख ही सकते हैं कि इंडिया का जो फर्स्ट इलेक्शन 1951 में हुआ, नतीजा आपको पता ही है, फिर मैं डाल देता हूँ। रिजल्ट जो था वो लैंडस्लाइड विक्ट्री था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें आपका 45% जो सीट्स है उनको मिली थी, करीबन 489 में से 364 सीट जो है वो आपके कांग्रेस को गई थी, और उसके बाद जो है सोशलिस्ट पार्टी जो है वो उनको 11% सीट मिली थी। तो उस हिसाब से उसके बाद आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत के फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो ये है सच्चाई, ठीक है, कि कैसे हम इनको एज अ पीएम आप इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो क्लेम किया जा रहा था, क्या क्लेम किया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये टोटली गलत है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कभी बने ही नहीं, ठीक है। तो यही था वीडियो का टॉपिक। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी सब चीजों की, ठीक है। अगर अभी भी आपको कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, देखिए, क्योंकि ये टॉपिक आज आ गया तो मैं आपको कुछ और इंफॉर्मेशन दे देना चाहूंगा, ठीक है। आजकल, ठीक है, आजकल क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, ठीक है। आप जो भी चीजें देख रहे हैं, जो भी कंटेंट देख रहे हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि हर वो चीज सही हो, ठीक है। जैसे कि आपने ये मेरा वीडियो देखा, आप इसको क्रॉस चेक करिए, मैं ये भी बोल रहा हूँ, आप एक समझदार इंसान होइए जो हर सुनी गई बात को दोबारा क्रॉस चेक करता है, क्योंकि भाई आप कलयुग में जी रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचते कि कोई कुछ भी बोल दिया हम उसको मान लेंगे तो आप गलत युग में पैदा हुए हैं, आपको मतलब सतयुग में जन्म लेना चाहिए था, वहां पे ऐसा चलता था, ठीक है। आज की दुनिया कुछ और है, ठीक है। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया एक्चुअली मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के मामले में टॉप पे भी चल रहा है। मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, मेरे पास अभी देख पा रहे होंगे, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है 2024 में, ये जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, ठीक है, इसने सजेस्ट किया है कि दैट डिसइंफॉर्मेशन एंड मिसइंफॉर्मेशन आर द मोर सेवर शॉर्ट टर्म रिस्क फॉर अ 2 year period एज कंपेयर्ड टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स।
मतलब वेदर के इशू की वजह से भी आया है, एंड द लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मतलब क्योंकि आप देख सकते हैं इंडिया में भी क्या अवस्था है, ठीक है, इतना पैसे का प्रॉब्लम है, बेरोजगारी है, तो अभी कुछ पैसे लेकर कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। तो आप बिलीव करने से पहले फैक्ट्स चेक करिए, दुनिया फैक्ट्स पे चलती है, ठीक है, क्लेम्स पे नहीं चलती है। क्लेम करने के लिए दुनिया में लोग कुछ नया क्लेम करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, एंड इन टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद द हाईएस्ट रिस्क ऑफ मिस इंफॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में मिस इंफॉर्मेशन यानी गलत जानकारी फैलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। रीजन आपको पता है, इलेक्शन है, ठीक है। तो इसीलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ भी बिलीव करने से पहले अपने फैक्ट्स को चेक करिए, उसको डबल चेक क्रॉस चेक कीजिए किसी भी बात को बिलीव करने से पहले, ठीक है। और हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस बात को जो मैंने एक्सप्लेन किया वो मानना नहीं चाह रहे होंगे। ये उनकी मर्जी है, ये उनका चॉइस है, ठीक है, ये उनका पर्सनल लाइफ चॉइस है, वो लाइफ में जो मानना है वो मान सकते हैं। बट बोलना ये चाहूंगा एक बात इस पे कि आप चाहे आंखें बंद कर लीजिए दिन के समय तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि अंधेरा हो गया, ठीक है। थैंक यू।